जय हिंद साथियों। आज हम लोग बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज घटना चक्र का हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर का है। टोटल क्वेश्चन को आज हम लोग कोशिश करेंगे कवर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये घटना चक्र है बीपीएससी का पूर्वावलोकन। इसमें हम लोग आज हिस्ट्री जो है भारतीय इतिहास, इसका प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास जो है चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेहरगढ़ से। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसमें बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो कि 7,000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम किसी साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लगुरा देव है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईस्वी पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साक्ष्य ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्हिड व प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, माना जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैलकुलेटिक युग भी कहा जाता है? तो कैलकुलेटिक युग जो है ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग को कैलकुलेटिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ठीक है, ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड खाद्य ऐतिहासिक माना गया है, आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पक्की ईंट से बनी इमारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल। लोथल जो है हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोथल। लोथल जो है वो कहाँ है? वो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा का हल जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बनावली से प्राप्त हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित
बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कालीबंगन। कालीबंगन में जो है जुते हुए खेतों का प्रमाण मिला है। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से संभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घगर नदी के किनारे स्थित कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पन और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ जो है उससे संबंधित है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 से 27 ईस्वी में वर्ष 1926 से 27 से वर्ष 1933 से 34 में माधो स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल एस्टीन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.एस. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोगज कुई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन है। ये क्या बोलता है, इसका परिभाषा देखते हैं हम लोग डिटेल। बोगज कुई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये बोलता है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ, जिसे दसरागी युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परशुणी नदी के तट पे। ठीक है, दशराग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध परशुणी नदी वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुह, यदु, पुरु, तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का प्रमुख सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9वां मंडल। ठीक है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था। ठीक है, सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। ठीक है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है, गायत्री मंत्र कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। ठीक है, यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी वैशेषिक। किसने किया था? वैशेषिक ने। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तक में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व उद्गत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशनों ने भी यही जन्म तिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ठीक है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पावापुरी। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। वो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, कौन था? तो जमाली था। ठीक है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुत्ववाद नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गणधर कहा जाता है निम्न प्रकार थे। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भाई थे। आर्यव्यक्त सुधर्मन, मंडिका पुत्र मौर्य पुत्र अकंपित, ठीक है, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 पूर्व। ठीक है, 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में शंभुत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 वर्षों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में
जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था? अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सारनाथ में। ठीक है। 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में सारनाथ में है, आए। यहाँ उन्होंने पांच ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख की कारणों, दुख का अंत, उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? 22 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उनके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कोसल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कोसल राज्य में हुआ। कोसल नरेश प्रसेनजित ने भी उनके परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मदो खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर पहुँचे। यहीं 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं, पहला है विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। दूसरा है सूत पिटक, महात्मा बुद्ध के वचन। तथा तीसरा है अभिधम पिटक, यानी दार्शनिक सिद्धांत। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, सम्यक धारण या दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आत्मदमन। ठीक है, गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधन एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंचम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। इसमें है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आजीविकों ने। ठीक है,
मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। आजीवन संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मक्खली गोशाल। ठीक है, मक्खली गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। ठीक है, पाटलिपुत्र के संस्थापक जो हैं वो उदयन थे। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंदवंश और मंद मौर्य वंश की भी राजधानी रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन नंबर सी उदयन द्वारा। वही है हर्यक वंशीय शासक उदयन द्वारा उदयभद्र के शासन काल की सर्व प्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उससे राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर 31 नंबर। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उदयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजगिरी या ग्रीवज। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह या गृहव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? 34 नंबर क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हर्यक वंश। ठीक है, क्या था? हर्यक। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन कौशांबी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
विलियम जोन्स। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंडोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिस ने सैंडोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 36 यानी 36 नंबर। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। ठीक है, किसने पढ़ा? जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनागरी की पहचान सिंहल के राजा तिस्स से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः वर्ष 1915 में मास्की से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, अनेसिक्रियस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। मेगास्थनीज दूत था किसका? तो सेल्यूकस का था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का। ठीक है, आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट था ऑप्शन नंबर डी बृहदत्त। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई। ठीक है, आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जूनागढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जूनागढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव है? निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खारवेल। कलिंग का चेदू वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरि पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसको चलिए देखते हैं क्या है ये। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है। आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
चंद्रगुप्त को कहा जाता था। इतिहासकार विशिष्ट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। इसके लेखक हरिशण थे। ठीक है, इसके लेखक हरिशण थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को। ठीक है, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था। तो ये बोल रहा है बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो अपृहत भूमि कहा जाता है। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में। ठीक है, चीनी यात्री सुंगयुंग 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है 48 नंबर, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेनसांग। इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या बोल रहा है। हर्षवर्धन के समय में सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयू की कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजतरंगिणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजतरंगिणी। कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने जय सिंह यानी 1127 से 1159 के शासनकाल में पूर्व किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन नंबर बी बिहार में। ये क्या बोल रहा है? डेफिनेशन इसका है उदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नान्यदेव था। कौन था? नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 से 98 ईस्वी थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1997 से 1325 ईस्वी मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता था। स्वर्ण युग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरि सिंह। ठीक है, कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, किस काल में अछूत की
अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के समय में। ठीक है, धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों तथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, माधव, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निरवसित एवं अनिरवसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कश्मीर में। ठीक है, बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथ के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्फुट में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता कश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई थी। इनके अध्यक्ष आचार्य शाबक मीर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाकश्यप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई, ये कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजगृह में। ठीक है, राजगीर में या राजगृह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको इसका सुमेल करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 का हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद 2 का हो जाएगा दूसरा, 2 का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 का हो जाएगा पहला, उसके बाद 4 का हो जाएगा चौथा। ठीक है, यानी जन्म कब हुआ था? तो 3 हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो 2 हो जाएगा, यानी बोधगया में हुआ था। उसके बाद प्रथम प्रवचन कहाँ किए थे? तो 1 में हो जाएगा सारनाथ में। उसके बाद निधन कब हुआ था? 4 हो जाएगा कुशीनगर में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? 58 नंबर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, गौतम बुद्ध को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। महाबोधि मंदिर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनिष्क में। कनिष्क के शासन काल में संपूर्ण चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैशाली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पे? तो 62 का आंसर हो जाएगा, 16 महाजनपदों की सूची जो है वो ऑप्शन नंबर बी में ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अंगुत्तर निकाय में है। ठीक है, कहाँ है? अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है, ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बढ़ाव गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथागुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन है 66। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो गया। कारक आर, महावीर को राजकीय प्रश्न मिलना बंद हो गया। उपयुक्त दोनों कथनों में, दोनों वक्तव्यों में के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्या बोल रहा है, देखते हैं इसका डेफिनेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण
के फलस्वरूप महावीर का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 यानी 67 नंबर क्वेश्चन। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन दिया नहीं गया हुआ है, लेकिन डेफिनेशन है, स्टार मार्क दिया गया है। दिए गए विकल्पों में दो विकल्प ए और सी सही है, यानी इसके अनुसार पाटलिपुत्र या वैशाली सही है। मगध की आरंभिक राजधानी गृह थी। बाद में उदय ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाकर जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गृहरज को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका हो जाएगा 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंशों का शासन किया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मौर्य वंश। इसका डिफिनेशन देखते हैं, नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविपाशक, दशसिद्धक, कैवर्त तथा धनंद। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धनंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विशाखदत्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धनानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिवाजी ने। ठीक है, शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी।
जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया तथा इसमें पेशवा, अमात्य मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, यानी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ठीक है। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख में स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतियपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इस राज्य को प्रत्यत्न या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 78 यानी 78 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ठीक है। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नंदागिरी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खरोष्ठी लिपि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन प्रिंसेप, नोरिस, लेसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अशोक धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। अपास्युसिन्वे बहुकयान्वे दया दाने सचे सोचये मादये साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता
बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही विकल्प ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 यानी 82 नंबर। केवल वह स्तंभ जिसे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। भाब्रू यानी वैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावली प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः को किस नाम से जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, प्रियदर्शी के नाम से। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी के नाम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ऑप्शन नंबर बी राजनीति नीतियों पर। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका डेफिनेशन है कौटिल्य जिसे चाणक्य कहा गया द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्यवस्था करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। मेगास्थनीज ने भारतीय साम्राज्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 श्रेणियों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका डेफिनेशन है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत में आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर सी इंडिका पाटलिपुत्र नगर। क्या हो जाएगा? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के
प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका, ऑप्शन नंबर सी इंडिका। इसका डिफिनेशन है पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की पाँच सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहलाता है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंश शासक उदयन ने की थी। ठीक है, एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वीवा कदफिशस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक वीवा कदफिशस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है 92 यानी 92 नंबर क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फलती फूली। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका कुषाणों के समय में। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। गांधार शैली, मथुरा शैली, इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और 93 नंबर क्वेश्चन 93, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कनिष्क ने। 94 नंबर क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ऑप्शन नंबर सी कण्वा यानी कण्व वंश ने। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के शासन पर शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? राजा खारवेल का नाम जुड़ा है ऑप्शन नंबर सी हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर यानी 96 नंबर, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक संपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुप्त काल की। 97 नंबर क्वेश्चन है 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक है। इसका डिफिनीशन है, गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकक्ष था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था।
अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। बोल रहा है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुप्त वंश ने। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, उपज का 8वां भाग। क्या था? उपज का 8वां भाग। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 8वां भाग। इसका डेफिनेशन है, गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भागकर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर यानी 100। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देर अत्यधिक थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुप्त की। ठीक है, भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। ठीक है, आगे हम इसका 100 क्वेश्चन हो गया अपना। अब इसका अगला पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेके आएंगे हम। ये पहला पार्ट रहा हिस्ट्री का, अगला पार्ट इसका कल लेके आते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से।